नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में मिलेंगे सस्ते घर। टिहरी डीएम ने किया 80 महिलाओं के अल्ट्रासाउंड। परिवहन हड़ताल में ट्रक संचालक भी शामिल। हल्द्वानी संपर्क क्रांति ट्रेन 39 और बाग एक्सप्रेस 13 दिन निरस्त रहेगी। गौचर चिन्याली सौण से हवाई सेवा का संचालन जल्द। नैनीताल युवाओं की पसंद, बर्फबारी के बीच 7 फेरे। देहरादून विधानसभा के शीतकालीन सत्र का एजेंडा आज होगा तय। सरकार को घेरने के लिए हर दांव चलेगी कांग्रेस। गन्ना किसानों के लिए रावत ने किया मौन उपवास। खिलाड़ियों को 4% क्षतिश आरक्षण। रेखा आर्या 8 किलोमीटर के दायरे में क्यों नहीं रहते शिक्षक। हल्द्वानी सफाई कर्मचारियों को बर्खास्तगी का नोटिस। रौंसिल जमरानी अस्थायी मार्ग खुला। छात्रों के वाहन चलाने पर स्कूल भी रहेंगे जिम्मेदार। राज्य स्तरीय कबड्डी यूएस नगर टीम चैंपियन। नैनीताल गांव में जिला पंचायत के नक्शा पास से जुड़े नियम का विरोध शुरू। सिडकुल में 450 करोड़ से 2 नए उद्योग लगाने की तैयारी। उत्तराखंड के 70% सरकारी स्कूलों में नहीं चलता इंटरनेट। प्रदेश सरकार निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते घर मुहैया करवाने के लिए डेवलपर को विशेष छूट देने जा रही है। किफायती आवास बनाने वाले डेवलपर को लैंड यूज और मानचित्र शुल्क में छूट मिलेगी। इसके बाद डेवलपर को 12 से 18 लाख रुपए की रेंज में घर बनाकर देने होंगे। प्रदेश के आवास नीति में अभी मुख्य फोकस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवासहीन परिवारों को घर मुहैया कराने पर है। इसके लिए सरकार ने डेवलपर के लिए 6 लाख रुपए तक में आवास बनाने की शर्त रखी है। आवास विकास परिषद खुद डेवलपर के साथ मिलकर ऐसी 1 दर्जन से अधिक परियोजनाएं तैयार कर रहा है। इन आवासों की लागत कम रखने के लिए सरकार डेवलपर को कई छूट दे रही है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के बाद वाली श्रेणी के लिए अभी कोई योजना नहीं है। इस वर्ग के लिए बाजार में बहुत कम मौके हैं, इसलिए विभाग लोअर इनकम ग्रुप LEG और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप LMIG के लिए भी इसी तर्ज पर आवासीय परियोजना विकसित करने की तैयारी कर रहा है। अपर आयुक्त आवास PC दुमका ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इनका प्रस्ताव शासन को दिया जा चुका है, जल्द ही इस पर निर्णय होने की उम्मीद है। नई टिहरी के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल ने CSC बलेश्वर में रविवार को 80 गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किए। डीएम ने इस दौरान अस्पताल पहुंचे मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी दी। कहा कि वो दोबारा यहां आकर उन महिलाओं का भी अल्ट्रासाउंड करेंगे जिनका आज नहीं हो पाया है। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गहरवाल पहले पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट और नई टिहरी के बोराड़ी अस्पताल में भी लोगों के अल्ट्रासाउंड कर चुके हैं। डीएम के अस्पताल में आने की पूर्व सूचना के कारण धनसाली के दूर दराज क्षेत्रों में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गर्भवती महिलाओं का सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गया था। अल्ट्रासाउंड करने के लिए करीब 250 लोगों ने पंजीकरण कराया था। रविवार सुबह 11 बजे डीएम CSC पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण कर सीधे अल्ट्रासाउंड करने में जुट गए। दोपहर को 2 बजे तक 80 गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किए, उन्हें जरूरी परामर्श दिया। इस दौरान डीएम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। CSC बालेश्वर PPD मोड पर संचालित हो रहा है। यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन तो है, लेकिन गायनोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। इस कारण मरीजों को जांच के लिए श्रीनगर, ऋषिकेश, दून तक जाना पड़ता है। यहाँ हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट रोटेशन पर प्रसूति रोग विशेषज्ञ तैनात करता था, लेकिन बीते 2.5 माह से CSC में रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली है। हल्द्वानी आने वाले 3 महीनों में काठगोदाम स्टेशन से चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 39 दिन और बाग एक्सप्रेस 13 दिन निरस्त रहेगी। रेल प्रबंधन ने ट्रेनें निरस्त करने के पीछे की वजह घना कोहरा बताया है। काठगोदाम और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हमेशा पैक रहती है। इसमें पहाड़ के जिलों समेत नैनीताल, यूएसनगर, रामपुर, मुरादाबाद जिलों के हजारों यात्री रोज यात्रा करते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के संपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह ने कहा कि संपर्क क्रांति ट्रेन एक्सप्रेस को रेलवे दिसंबर में 14 दिन, जनवरी में 13 दिन, फरवरी में 12 दिन निरस्त करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा करीब 4 राज्यों से गुजरने वाली बाग एक्सप्रेस को भी कोहरे के चलते दिसंबर में 4 दिन, जनवरी में 5 दिन व फरवरी में 4 दिन निरस्त रखा जाएगा। गौचर और चिन्याली सौण हवाई पट्टी से हेली सेवा की तर्ज पर छोटे एयरक्राफ्ट के जरिए हवाई सेवाएं भी संचालित की जाएंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान योजना के टेंडर में इस रूट को भी शामिल किए जाने का आश्वासन दिया है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य
सिंधिया से भेंट कर उत्तराखंड में हवाई सेवाओं की मजबूती पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पिथौरागढ़ से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवा शुरू करने के लिए संबंधित एयरलाइंस को कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। सीएम ने पौरहंस को पिथौरागढ़ के लिए संचालित हेली सेवा नियमित करने का भी अनुरोध किया है। नैनीताल समंदर, आसमान और रेगिस्तान के बीच अब बर्फीले पहाड़ों में 7 फेरे लेने का चलन बढ़ रहा है। शहरों में चमक दमक भरे और महंगे समारोह के बजाय युवा अब पहाड़ की वादी में विवाह ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सर्द मौसम बर्फबारी के बीच से खास लम्हों को यादगार बनाना चाहते हैं। उत्तराखंड के शांत पर्वतीय क्षेत्र जन्मदिन, सालगिरह और अन्य यादगार मौकों पर घूमने के अलावा शांतियों की पार्टियों जगहों के तौर पर पहचान बना रहे हैं। देहरादून, ऋषिकेश, औली की तरह नैनीताल, मुक्तेश्वर और रामगढ़ जैसे इलाकों में डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन बढ़ रहा है। दिसंबर में मुक्तेश्वर, नैनीताल के 5 रिजॉर्ट में दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई आदि शहरों के 7 युगल बुकिंग करा चुके हैं। दिसंबर अंत में नैनीताल में बर्फबारी होती है। ऐसे में कई जोड़ों ने बर्फबारी के बीच शांति की इच्छा जताई है। भवाली में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद कपिल के अनुसार वादियों में शांति का चलन बढ़ रहा है। ये बहुत खर्चीला भी होता है। देहरादून, ऑटोमेटिक फिटनेस के विरोध में सभी कॉमर्शियल वाहन संचालक एकजुट होने लगे हैं। 29 नवंबर को बस, टैक्सी, ऑटो मैक्सी विक्रम के बाद अब ट्रक संचालकों ने भी चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से जुड़े संचालक अपने अपने ट्रकों को नहीं चलाएंगे। इस दिन सभी संचालक विधानसभा घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे में प्रदेश में करीब 20,000 से ज़्यादा ट्रकों के पहिए जाम हो सकते हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आदेश सैनी ने बताया कि फिटनेस सभी कॉमर्शियल वाहनों से जुड़ा विषय है। परिवहन विभाग ने एक प्राइवेट कंपनी को ऑटोमेटिक फिटनेस का जिम्मा दिया है। क्या विभाग को अपने तकनीकी कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है? ऑटोमेटिक सेंटर में वाहन स्वामियों को छोटी छोटी कमियों के लिए बेवजह परेशान किया जा रहा है। 300 रुपये की रिफ्लेक्टर टेप 1200 रुपये में लग रही है। सभी ट्रक संचालक 29 नवंबर को चक्का जाम में शामिल होंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्य योजना सोमवार को तय होगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की ओर से विधानसभा में कार्य मंत्रण समिति और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सत्र के दौरान किए जाने वाले विधायी कार्यों में मोहर लगाएगी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू होना है। सरकार ने 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक सत्र की अवधि तय की है। इसी के अनुसार अब विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में शीतकालीन सत्र में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की जाएगी। यह बता दें कि शीतकालीन सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करने के साथ ही धर्मांतरण संशोधन और माल एवं सेवा कर से सैद्धांतिक विधेयक ला सकती है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति में सदन के विधायी कार्यों में मोहर लगाई जाएगी, जबकि सर्वदलीय बैठक में सदन को शांतिपूर्वक ढंग से चलाने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी दलों से सत्र के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सहयोग लिया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को गरमाए रखने के लिए कांग्रेस ने होमवर्क को अंतिम रूप दे दिया है। भ्रष्टाचार, यूपीएससी पेपर लीक मामला, अंकिता भट्टाचार्य हत्याकांड और कानून व्यवस्था इस सत्र में कांग्रेस के मुख्य हथियार रहेंगी। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन काफरी ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्तमान सरकार के हालिया 9 महीने के कार्यकाल ने कई मुद्दों को जन्म दे दिया है। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। रोजगार देने का वादा करने वाली भाजपा ने उत्तराखंड में नौकरियां तो नहीं दी, लेकिन बेची जरूर है। उन्होंने बताया कि सोमवार को होने वाली विधानमंडल दल की बैठक में सत्र के दौरान प्रत्येक दिन के हिसाब से काम रोको प्रस्ताव के मुद्दे और प्रश्नकाल और शून्यकाल की रणनीति पर मोहर लग जाएगी। काफरी ने कहा कि कांग्रेस आक्रामक तरीके से सत्र में सरकार के सामने जनता के सवालों को रखेगी। खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% क्षतिश आरक्षण देने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने खेलेगा उत्तराखंड तो बढ़ेगा उत्तराखंड स्लोगन भी दिया। उन्होंने कहा कि एक खेल मंत्री होने के नाते खेल संसाधनों को बढ़ाने का वो पूरा प्रयास कर रही है। देहरादून में पवेलियन ग्राउंड में रविवार को जिला स्तरीय खेल महाकुंभ 2022 का कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के साथ खेलों में भी छात्रों को जोड़ने का काम किया है। स्कूल के होमवर्क, आधुनिक जीवन शैली और स्मार्टफोन से बाहर निकलकर बच्चे अब खेलों के प्रति प्रेरित हो रहे हैं। सरकार ने 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदयमान उन्नयन योजना शुरू की है। जैसे महाकुंभ में स्नान से तन मन धन की स्वच्छता होती है, उसी प्रकार खेल महाकुंभ से भी स्वस्थ प्रतिभाएं सामने आएंगी। इससे पंचायत स्तर से उभर कर आई प्रतिभाओं का विकास खंड, जिला और राज्य स्तर तक पहुंच मंच मिलता है। खेल विभाग की कोशिश प्रदेश की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस मौके पर निर्देशक खेल जितेंद्र कुमार सोनकर, संयुक्त निर्देशक धर्मेंद्र भट्ट, छत्तीसगढ़ के प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज
राजेश ममगई, सहायक निर्देशक सूचना बीसी नेगी, जिला खेल अधिकारी संभाली गुरंग, जिला युवा कल्याण अधिकारी चवन सिंह, जिला क्रीड़ा अधिकारी सवाला गुरंग आदि मौजूद रहे। चक्राता ब्लॉक में स्कूलों से गैर हाजिर 6 शिक्षकों के निलंबन से शिक्षकों के सामने तैनाती स्थल पर न रहने का मुद्दा एक बार फिर से उठ गया है। कार्मिक विभाग के मानक के अनुसार हर सरकारी सेवक को अपने तैनाती स्थल के 8 किलोमीटर की परिधि में रहना अनिवार्य है, लेकिन प्रदेश के कई स्थानों में शिक्षक अपने स्कूल आने जाने के लिए 100 से 150 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। इससे स्कूल में छात्रों की पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है, साथ ही शिक्षकों के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बड़ी चिंता सड़क हादसे की है, जिसमें कई बार विभाग होनहार शिक्षकों को गवा चुका है। देहरादून ऋषिकेश से कई शिक्षक चक्राता, कालसी, दून, ऋषिकेश से टेहरी, श्रीनगर तक शिक्षक आते जाते रहते हैं। हल्द्वानी हरिद्वार में भी कई शिक्षक रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत सोमवार को अपने मंसूरी रोड स्थित आवास पर 10:30 बजे से 11:30 बजे तक मौन उपवास पर बैठे। उपवास के बाद रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने के आरोप लगाते हुए तीखे प्रहार किए। रावत ने कहा कि उपवास के बाद किसान बेहद परेशान है। सरकार से अब तक गन्ना मूल्य तय नहीं किया गया। हरिद्वार में आंतरिक सड़कों में दुर्दशा, तौल केंद्रों में किसानों को 2 से 3 दिन तक चक्कर कटवाए जा रहे हैं। सही कसर बिजली कटौती ने पूरी कर दी है। बिजली न मिलने की वजह से किसानों खेतों में सिंचाई तक नहीं कर पा रहे। रावत के उपवास में मदन लाल भी शरीक हुए। गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बोगुना ने कहा कि विपक्ष को केवल विरोध की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सभी पहलुओं के आधार पर गन्ना मूल्य का अध्ययन किया जा रहा है। हल्द्वानी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सफाई कर्मियों के बेमियादी हड़ताल पर जाने से हल्द्वानी सफाई व्यवस्था लड़खड़ा गई है। इस पर सख्ती बरतते हुए नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने रविवार देर शाम आंदोलित सफाई कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अस्थायी सफाई कर्मियों, कूड़ा वाहन चालक सोमवार को काम पर नहीं लौटे तो उनके बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है। नगर आयुक्त भी स्वच्छता समितियों, संविदा और नियमित सफाई कर्मियों के साथ की अनुबंधित वाहन कंपनी और आउटसोर्स एजेंसी को अलग अलग नोटिस जारी किया है। कहा है कि सोमवार को काम पर न लौटने की स्थिति में 60 वार्ड की स्वच्छता समितियां भंग करने और संविदा कर्मियों की ड्यूटी पर न आने पर बर्खास्त करने की चेतावनी दी गई है। नियमित कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। कूड़ा वाहन प्रदाता कंपनी मैजिक जीनी को नोटिस जारी कर कूड़ा वाहन भेजकर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन शुरू करने को कहा गया है। निगम ने संबंधित कंपनी से कहा कि वर्तमान कर्मी काम पर नहीं आते तो वैकल्पिक व्यवस्था करें। साथ ही आउटसोर्स एजेंसी से कर्मचारी भेजने को कहा है। वहीं काम शुरू न होने पर कंपनी प्रबंधन को अनुबंध खत्म करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कर्मियों को पत्र से आश्वासन भी दिया, वित्तीय स्थिति ठीक होने पर मांगों को पूरा करेंगे। सभी पर्यावरण मित्रों की कार्य बहिष्कार से जगहों में शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग चुके हैं। लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है, साथ ही महामारी भी फैल सकती है। ऐसे में अपील है कि जनहित में सोमवार से काम पर लौटने का कष्ट करें, जिससे सफाई व्यवस्था सुचारू हो। डॉक्टर पाल जोगेंद्र पाल सिंह रोतेरा, मेयर। काठगोदाम हेड़ाखंड मार्ग बंद होने के 13 दिन बाद 120 गांवों के ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर आई है। लोक निर्माण विभाग ने रविवार को रौनसिल जमरानी अस्थायी मार्ग आवाजाही के लिए खोल दिया है। हालांकि उन्हें हल्द्वानी आने में 1 से 1.5 घंटा ज्यादा लगेगा, लेकिन बगैर दिक्कत आवाजाही कर सकेंगे। वहीं क्षतिग्रस्त हेड़ाखंड मार्ग खोलने के लिए कवायद शुरू हो गई है। लोक निर्माण ने बीआरओ की मदद से हेड़ाखंड मार्ग पर काम शुरू कर दिया। लोक निर्माण के सहायक अभियंता मनोज पांडे और बीआरओ के एई एलन गन ने प्रभावित सड़क का निरीक्षण किया। लोक निर्माण के एई ने बताया कि डोजर मशीन की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। पहले दिन मशीन ने सड़क के लगभग 20 मीटर हिस्से में मलबा हटाया। अभी ग्रामीण और वाहनों की आवाजाही के लिए मार्गों को जल्द नहीं खोला जाएगा। बीआरओ के सुझाव से काम किया जा रहा है। बताया कि ओखलडुंगा विजयनगर मार्ग अस्थायी मार्ग के रूप पर भी काम किया जा रहा है। अभी 3 किलोमीटर मार्ग को ठीक कर लिया गया है। अब लगभग 6 किलोमीटर मार्ग ठीक किया जाना है। जल्द सड़क ठीक कर दी जाएगी। छात्रों के साथ बढ़ रही वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए। अब नाबालिग छात्रों के वाहन चलाने पर स्कूल प्रबंधन भी जिम्मेदार रहेंगे। पहले चरण में पुलिस स्कूल के संचालकों से सहयोग की अपील करेगी। इसके अलावा स्कूलों के खुलने बंद होते समय विद्यालयों के बाहर पुलिस तैनात रहेगी। बीते दिनों मिले एक शिकायती पत्र के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने नाबालिग छात्रों के वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर यातायात पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी क्राइम व यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र वर्चुअल बैठक कर थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया कि अब नाबालिग छात्रों के वाहन चलाने पर स्कूलों को भी जिम्मेदार माना जाएगा। पुलिस विद्यालयों में जाकर संचालकों से सहयोग की अपील करेगी। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं कराएगा तो पुलिस संबंधित विद्यालयों पर नियमानुसार कार्रवाई करेगी। इसके अलावा पुलिस अभिभावकों से भी नाबालिग को किसी भी हाल में वाहन देने के लिए कहा जाएगा। साथ ही यातायात पुलिस की नियमों का पालन करवाने के लिए निजी वाहन
सीज की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में भूपेंद्र धौनी, अभिनव चौधरी, बलजीत सिंह भाकुनी, एसओ रमेश बोहरा, नीरज भाकुनी, प्रमोद पाठक सहित सभी स्थानों चौकियों के प्रभारी शामिल रहे। लाल कुआं बिंदु खत्ता में 2 दिवसीय 20वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय बालक बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में यशनगर की टीम ने हरिद्वार और देहरादून को हराकर चैंपियनशिप जीत ली। बिंदु खत्ता के संजय नगर प्रथम गोला गेट स्थित सिद्धांत सरस्वती एकेडमी में 2 दिवसीय सब जूनियर बालक बालिका राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई। प्रदेश भर में पहुंचे बालक बालिका वर्ग की टीमों में दर्जन भर मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बालिका वर्ग के सेमीफाइनल में यशनगर ने अल्मोड़ा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरी सेमीफाइनल मुकाबले में हरिद्वार ने देहरादून को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। रविवार को हुई फाइनल मुकाबले में यशनगर की बालिका वर्ग की टीम ने हरिद्वार को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। वहीं बालक वर्ग मुकाबले के पहले सेमीफाइनल में देहरादून ने नैनीताल को हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि दूसरी सेमीफाइनल में यशनगर की टीम ने अल्मोड़ा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हुई फाइनल मुकाबले में बाद में यशनगर की भिड़ंत देहरादून से हुई, जिसमें यशनगर की टीम ने दून को हराकर चैंपियनशिप हासिल कर ली। प्रतियोगिता में राज्य स्तर से पौड़ी, टेहरी, हरिद्वार, यशनगर, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल की टीमों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर उत्तराखंड कबड्डी फेडरेशन महासचिव चेतन जोशी, परमजीत सिंह, आयोजक रमेश राठौर, नैनीताल की कोच अनीता सीता सिंह, धीरज गोस्वामी, राकेश बिष्ट, राजा साई, जिला पंचायत कमलेश चंदोला, देवेंद्र बिष्ट, नवीन पपोला, मनोज जोशी, कोच, टीम मैनेजर, रेफरी मौजूद रहे। नैनीताल जिला पंचायत ने ग्रामीण इलाकों में सभी तरह के निर्माण कार्यों के नक्शे पास करवाने अनिवार्य करने जा रहा है, जिसके विरोध में पंचायत प्रतिनिधियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि लंबे आंदोलन के बाद किसी तरह उन्होंने सरकार पर दबाव बनाकर जिले के ग्रामीण इलाकों में लागू किए गए विकास प्राधिकरण को वापस करवाया, पर अब जिला पंचायत नए सिरे से प्राधिकरण की ग्रामीण पर थोपने की कोशिश कर रहा है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो ग्रामीणों को अपने खेत में घर बनाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ेगी। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों ने जिला पंचायत के इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन की बात कही है। जिला पंचायत का फैसला हमें मंजूर नहीं है। पंचायत एक्ट के अनुसार ग्राम पंचायत ही अपने क्षेत्र में वसूली करने या कर लगाने का अधिकार रखती है। हम इस निर्णय का खुला विरोध करते हैं। गांव का आदमी कैसे मकान बनाता है वो उसकी आत्मा ही जानती है। जिला पंचायत ग्रामीण से अपने ही खेत में घर बनाने के लिए टैक्स लेगा, जिससे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पंचायत प्रतिनिधि इस निर्णय के खिलाफ एकजुट होंगे। विजय रौतेला, ग्राम प्रधान, हरतपा, रुद्रपुर। सिडकुल पंत नगर से रोजगार को अच्छी खबर है। सिडकुल में करीब 460 करोड़ रुपए के निवेश से 2 नई यूनिटें लगाई जा रही है। सिडकुल प्रबंधन और उद्योग विभाग से एनओसी समेत अन्य प्रक्रिया पूरी करने के बाद साइट डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि अगले वर्ष की समाप्ति तक यहां निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और इन यूनिटों में प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। इन यूनिटों के लगने के बाद सिडकुल में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। सिडकुल पंतनगर में वर्तमान में करीब 500 छोटे बड़े उद्योग संचालित हो रहे हैं, पर पिछले कुछ वर्षों में यहाँ बड़े उद्योग स्थापित होने की संख्या में कमी आई है। वहीं कई उद्योग यहाँ से काम समेट चुके हैं। कोरोना काल में यहाँ उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वहीं अब सिडकुल में कंपनियों का प्रोडक्शन धीरे धीरे पुरानी रफ्तार पकड़ने लगा है। अब नई कंपनियां और यहाँ स्थापित कंपनियां यूनिट एक्सटेंशन को लेकर भी काम कर रही है। सिडकुल कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक टीवीएस श्री चक्रा ने यहाँ अपने नए यूनिट खोलने के लिए साइट डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। करीब 12 एकड़ से अधिक भूमि पर यह यूनिट लगेगी। जानकारी के मुताबिक प्रथम चरण में कंपनी इस प्रोजेक्ट पर करीब 370 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने जा रही है। इस यूनिट में टायरों का प्रोडक्शन होगा। जानकारी के अनुसार जिले में दोनों औद्योगिक यूनिटों के लगने से 1000 के करीब लोगों को रोजगार मिल सकता है। एक और जहां प्राइवेट स्कूल कॉलेजों को फीस फ्री वाईपास कैंपस में तब्दील करने जा रही हुई उत्तराखंड के 70 सरकारी स्कूलों में इंटरनेट ही नहीं पहुंच पाया, जिसमें से पढ़ने वाले बच्चों ने कैसे कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा ली होगी, क्या पढ़ा होगा, ये अपने आप से बड़ा सवाल है। इंटरनेट की सुविधा से लैस स्कूलों के मामले में पड़ोसी राज्य यूपी, हिमाचल से कोसों पीछे चल रहे हैं। उत्तराखंड में बीते वर्ष 2021-22 तक महज 6245 स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा थी, जबकि उसमें पूरे स्कूल में सरकारी प्राइवेट से मिलाकर 22,815 स्कूल संचालित हो रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यूडाइस 2021-22 की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। प्रत्येक शैक्षिक सत्र के अंत में यूडाइस रिपोर्ट तैयार की जाती है। जिले वार तैयार की जाने वाली रिपोर्ट में स्कूलों की संख्या, शिक्षक छात्र अनुपात, इंटरनेट, कंप्यूटर की उपलब्धता, स्वच्छ पेयजल आदि की व्यवस्था का आंकड़ा जुटाया जाता है, ताकि अगले सत्र तक कमियां दूर की जा सके। 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 22,815 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से करीब 3,500 स्कूलों में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न गतिविधियों के लिए हो रहा है, जबकि 6,245 स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है। सरकार
स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने, ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्कूलों को लैस करने, ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ाने के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की कई बार घोषणा कर चुके हैं। लेकिन यूडाइस के आंकड़ों पर गौर करें तो स्कूलों में इतनी खराब इंटरनेट उपलब्धता के साथ इन घोषणाओं को हकीकत बनने में सालों लगेंगे।